नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है K2 क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की एक लंबी सीरीज हम लोग चला रहे थे जिसमें वर्ण विचार में वर्णमाला पर मैं बात कर चुका हूं। उसी कड़ी में एक और टॉपिक आज चर्चा हम कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे कारक विषय पर। हालांकि बीच में संधि बचा हुआ है, वर्तनी बचा हुआ है, उस पर भी समय समय में आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा। और जिस प्रकार से आप निरंतर स्नेह मुझे प्रदान कर रहे हैं, इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी एप्लीकेशन पर हम लोगों के कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं। उत्कृष्ट और K2 क्लासेस का एक कंबाइंड मंच तैयार हुआ है, सफलता का डिजिटल मंच के नाम से। उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिसको पूरा कोर्स लेना वहां पर आ सकता है। और शाम को यूट्यूब चैनल पर, उत्कृष्ट के यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव रहते हैं MCQ के द्वारा। वहां भी आप शाम को 6:30 बजे मेरी क्लास के साथ मिल सकते हैं उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप जान रहे हैं, ये इसलिए मैंने नाम दिया उत्कृष्ट प्लस K2 क्लासेस, क्योंकि हम डिजिटली दोनों टीम कंबाइन काम करी, बड़ी बेहतर टीम बनी है, जिसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ एक बड़ी टीम के साथ आपको सारे कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो हिंदी प्रश्नोत्तरी की बात कर रहा था मैं। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे आज एक टॉपिक, हम लोग कारक की बात करेंगे। तो हमारा विषय आज का जो है वो बेसिकली मैं लेने जा रहा हूं, हम चर्चा करें दोस्तों कारक को लेकर के। हिंदी विषय का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है कारक। और आप जानते हैं, यहां से परीक्षा में सवाल बहुत प्रकार के आते हैं। कई बार सवाल बड़े अच्छे भी आए हैं कि उन सवाल में लोग फंसते हैं। इस टॉपिक को जरा आज पढ़ते हैं कि कारक से आप क्या समझते हैं और कारक को कैसे पढ़ना है। और आप जानते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम में जाइए, आप SI में देखेंगे या पुलिस के सिलेबस में देखेंगे, समोगा की परीक्षा में देखेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आना ही आना है, लगभग तय है, और अच्छा सवाल आने वाला है। तो कारक किसको बोलते हैं? बेसिकली कारक का मतलब हिंदी भाषा के ऐसे शब्दों से है जिनकी सहायता से आप वाक्य में आने वाले कर्ता और क्रिया और कर्म के बीच विद्यमान परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, उसको कारक कहा जाता है। साथियों, मेरे कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए आपके पास में एक सेंटेंस लिखा है जिसमें एक कर्ता होता है, एक माना कर्म है और एक माना क्रिया है। अब आपको देखना यह है कि भाई इन दोनों के बीच क्या संबंध है, या इसका इससे क्या संबंध है, या इसका इससे क्या संबंध है। अर्थात कर्ता कर्म से कैसे संबंधित है, या कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, या तो कर्म का क्रिया से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इनके बीच विद्यमान संबंध को जो शब्द बताते हैं, जो शब्द दर्शाते हैं, उन शब्दों को आप कारक की संज्ञा देते हैं, या उन्हें कारक कहा जा सकता है। अब जानते हैं, प्रत्येक कारक की एक नियत विभक्ति होती है, जिसे कारक चिन्ह भी आप कहते हैं, या जिसे आप कहते हैं परसर्ग, जिसे परसर्ग भी कहा जाता है। मैं सीधा कह दूं, कारक का दूसरा नाम परसर्ग हो सकता है। कंफ्यूज मत होना, अगर सवाल पूछता कि परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 प्रकार के होते हैं कारक है। और आप जानते हैं कि कारक चिन्ह के आधार पर या कारक विभक्ति के आधार पर ही जो हमारे कारक है वो 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप भली भांति परिचित होंगे इन चीजों से। आप जानते हैं कि हम किसी एक कारक को कर्ता कारक बोलते हैं भाई, जिसकी विभक्ति आमतौर पर ने हम लोग पढ़ते हैं। हम दूसरे कारक को कर्म कारक बोलते हैं, जिसकी विभक्ति आप को के रूप में पढ़ते हैं। आप किसी कारक को कर्ण कारक बोलते हैं, जिसकी विभक्ति आमतौर पर आप से पढ़ते हैं। या तो आप के द्वारा के रूप में इसकी विभक्ति को जानते हैं, या इसकी विभक्ति के माध्यम भी हो सकती है, और यहां तक कि के कारण भी हो सकती है ना, या वह इसकी विभक्ति के कारण भी हो सकती है। ये सारी कर्ण कारक की विभक्ति है। आप जानते हैं, चौथा कारक हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। और आपको मालूम है, संप्रदान कारक की विभक्ति में आपके पास के लिए इसकी एक मशहूर विभक्ति है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आप जानते हैं आपके पास होता है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति बेसिकली क्या होती है, से होती है साहब। उसके बाद हमारे पास आता है अधिकरण कारक साथियों। और आप जानते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति में क्या आता है, में और पर इसकी विभक्तियां मानी जाती है। उसके पश्चात आपको मालूम है एक कारक का नाम संबंध कारक होता है, जिसमें आप जो है ये काके की विभक्ति को शरीक करते हैं। और एक हमारे पास होता है दोस्तों संबोधन कारक, जिसमें आपकी जो विभक्तियां होती है वो है या भाई आपका ओहो या आपका अरे आदि होती है। ये आपका विभक्ति के आधार पर कारक के 8 प्रकार है। देखिए, जनरली क्या होता है ना, बहुत लोग कारक कैसे पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, या संबंध काके की आदि। मेरा सीधा ही सुझाव है, कारक ऐसे ना पढ़ें। कारण क्या है ना, ऐसे गलती हो सकती है। देखिए, नी जहां पर उपस्थित होगा वहां कर्ता कारक होगा, इस बात का कोई भी आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
हाँ, ने का मतलब कर्ता जरूर होता है। कर्ता का मतलब काम को करने वाला। मैं काम कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे साथ नहीं लग सकता है। ने का मतलब कर्ता कारक नहीं है। मेरे कहने का सीधा सीधा अभिप्राय से यह है कि विभक्तियां रूपांतरित तो हो सकती है। मतलब किसी एक कारक के विभक्ति को आप किसी दूसरे कारक में भी तो शरीक कर सकते हैं। पता लगा कर्ता कारक के विभक्ति को आपने कर्म कारक में लगा दिया। पता लगा कर्म कारक के विभक्ति आप संप्रदान में फिट कर दिए, आप कर्म कारक के विभक्ति को कर्ता कारक में फिट कर दिए। तो जहां पर आपको को दिखेगा, क्या उसको हमेशा कर्म कारक मानेंगे? नहीं। इसका मतलब कारक पढ़ने का ये जो तरीका है ना, कर्ता ने, कर्म से, कर्ण से, अपदान से आदि जो आप पढ़ते हैं, ये मेथड थोड़ा सा गलत है। इससे आपकी ना जो मानसिकता बड़ी संकीर्ण हो जाती है, बहुत छोटेपन रह जाते हैं। कारक का अर्थ समझिए, बहुत बड़ा दायरा है, इसको बहुत विशद रूप से पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ कैसे सीखेंगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं कारक की बात कर रहा हूं तो हमारे पास में जब हम पहले कारक की चर्चा करेंगे, एक एक कारक को बहुत व्यापक तरीके से मैं समझाऊंगा, प्रयास करूंगा समझाने का। आप समझदार लोग, आप समझेंगे भी, ऐसे मुझे आकांक्षा, आपसे उम्मीद है। भाई, पहला कारक हमारे पास कर्ता कारक। हम कर्ता की बात कर रहे हैं पहले, है ना। आपके पास क्या है? कर्ता कारक की मैं बात कर रहा हूं, है ना। यहां लिख दे रहा हूं, हम पहले पढ़ने वाले कर्ता कारक। हमारा विषय है कर्ता कारक। आप जानते हैं इतना तो कि भाई कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम को करने वाला। यानी मैं चाहूं तो इसके ब्रैकेट में लिख सकता हूं काम को करने वाला। कर्ता का मतलब क्या हुआ? काम को करने वाला। काम को करने वाला यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को संपादित कर रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को संपादित कर रहा है, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसे कहते हैं कर्ता। ये कर्ता अगर कोई काम संपादित करता है और उस काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। अब समझना कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आपने कोई काम किया है और आप अपने काम से खुद प्रभावित हुए हैं, जैसे माना मैंने ये मुक्का बनाया, मैंने ये मुक्का मारा यहां पर अपने शरीर में। देखिए, मेरा काम मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है ना भैया, पीड़ा भी तो मुझे होगी। मैं मुक्का मार रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, आपको क्या दिक्कत है? मेरा सिर, मेरा मुक्का जितना मर्जी मारो, आपको कोई समस्या है? मतलब मैं अपने काम से खुद प्रभावित हो रहा हूं। मेरा एक काम तो ऐसा है कि काम मैंने किया, प्रभावित में हुआ। एक काम मेरा किया, मैंने ये कलम पकड़ी और ऐसे जोर से फेंकी और वो उस लड़के की आंख में लग गई, यहां आंख में लग गई। अब मेरा क्या, मैंने तो फेंक दी ना। आंख किसकी गई? आपकी। प्रभावित कौन हुआ? मैं तो हुई बदतमीज से, मैंने फेंक दिया। कहने का मतलब ये आपके आंख पर प्रभाव छोड़ गई है। मेरा एक काम ऐसा है कि मेरे काम से कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है, तो आपको बेसिकली प्रभाव के आधार पर कारक पढ़ने हैं। आप जरा मेरी बात को समझना। अगर मैं आपको कहूं जिस कारक में आपके पास कोई एक तो होता है कर्ता, उस कर्ता के द्वारा कोई एक काम किया गया, मीन्स उसने एक क्रिया की है। ये लीजिए, एक काम हो गया है, कर्ता ने क्रिया कर दी। अब मैं सीधा ये कहूंगा, जो आपने काम किया है, अगर उस काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम का प्रभाव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब ये जो काम करने वाला व्यक्ति था, इसने जो काम किया, इसका पूरा पूरा प्रभाव इसी पर पड़ गया, दैट मीन्स ये कर्ता कारक होगा। अब इसमें विभक्ति आप चाहे तो ने लिखो तो भी ठीक है। अगर ने नहीं लिखा है, मतलब शून्य लिखा है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, या को लिखा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। विभक्ति कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे कारक को, प्यारे बच्चों, कर्ता कारक की संज्ञा देंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने सीधा क्या कहा कि अगर किसी भी केस में, अगर किसी भी कारक में कर्ता ने जो काम किया है, अगर उस काम का प्रतिफल, उस काम का प्रभाव कर्ता पर वापस पड़ता है, रिफ्लेक्शन अपने ऊपर पड़ता है, दैट मीन्स कर्ता कारक है। आपको मालूम है कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, लेकिन ने का प्रयोग कर्ता कारक में सिर्फ एक कंडीशन में होता है। कैसे? आप जानते हैं जो क्रिया होती है ना भाई, दो प्रकार की होती है। आप किसी एक क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जानते होंगे। आप किसी एक क्रिया को कहते हैं भाई अकर्मक क्रिया, उम्मीद करता हूं आपको ये भी पता होगा। अगर आपकी सकर्मक क्रिया भूतकाल को इंडिकेट करती है, यानी अगर वो पास्ट टेंस में लिखी है, तो इसके साथ ने का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा ने विभक्ति का प्रयोग कभी भी कर्ता कारक में नहीं किया जाएगा। मेरे कहने का सीधा मतलब है, अगर आपकी क्रिया आक्रामक है ना, अगर क्रिया इस प्रकार की है, दैट मीन्स यहां पर मैं लिखूंगा ने का प्रयोग वर्जित होता है। यानी इसमें क्या है, ने का प्रयोग वर्जित है। यहां पर आप ने का प्रयोग कर ही नहीं सकते भाई। इसके अलावा अगर क्रिया सकर्मक है भी,
लेकिन वर्तमान काल की है या भविष्य काल की है, वहां पर भी ने का प्रयोग वर्जित है। ने सिर्फ एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा, अगर सकर्मक क्रिया भूतकाल की है तो। इसका मतलब अगर ने का आप इंतजार करेंगे, जहां पर नहीं मिलेगा वहां कर्ता कारक होगा, दैट मीन्स आप सिर्फ एक केस सही कर पाएंगे, बाकी तो घुस जाएंगे। तो अच्छा तरीका क्या है, प्रभाव देखो ना, आपने जो काम किया, क्या इस काम का प्रतिफल इसी पर पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस है, यानी कर्ता कारक है। विभक्ति हो या ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जैसे माना मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, अगर माना मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, मैंने कहा कोई शब्द आपका हाथी झूम रहा है, मैंने ऐसे लिखा कि हाथी झूम रहा है, एग्जाम्पल लिख लिखा इस टाइप से। अब भैया इसमें हाथी करता है कि नहीं? हाथी क्या काम कर रहा है? झूमने का। बताओ हाथी के झूमने से क्या गीदड़ प्रभावित हो गए? वो ऐसे से झूम रहा है, झूल रहा है, तो खुद तो प्रभावित होगा। मतलब कर्ता ने काम किया, प्रभाव उस पर पड़ा, दैट मींस कर्ता कारक है। इसमें ने नहीं लिखा क्योंकि अकर्मक क्रिया है, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर माना आपने एक सवाल लिखा, मैंने कहा कि रवि ने केला खाया, ऐसे लिखा है, कहा कि इसमें कौन सा कारक है? प्रश्न है कि कारक कौन सा है? यहां तो नहीं लिखा हुआ है। क्यों लिखा नहीं? पास्ट टेंस से, ऊपर से सकर्मक है। छोड़िए भैया, रवि काम कर रहा है खाने का, क्या खा रहा है? केला। अच्छा, जब रवि केला खाएगा तो केला प्रभावित होगा, केला क्या बोलेगा? नहीं रवि मुझे मत खाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे आज के लिए छोड़ दो। भैया केला जो आदमी खाएगा वो भी तो प्रभावित होगा, सही नहीं? सीधा मतलब है काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता कारक है। जितने ऐसे सेंटेंस हो, मैंने कहा बादल गरजते हैं, कर्ता कारक। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, कर्ता कारक। मैंने कहा राम दौड़ता है, कर्ता कारक। मैंने कहा रवि नहा रहा है, कर्ता कारक। मैंने कहा बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है, कर्ता कारक है ना। आप किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस बनाइएगा, अगर आपको लगता है कि आपके कर्ता ने जो काम किया है उस काम का प्रतिफल, उस काम का प्रभाव अगर आपके कर्ता के ऊपर पड़ा है, इसका सीधा सीधा संबंध ये निकलता है कि उसको कर्ता कारक होना मांगता है। स्पष्ट स्थिति एक टाइप। मैं चाहूंगा इसका प्रकार दो, आप समझिए। ठीक है, दूसरा प्रकार है कर्म कारक का। अगर आप कर्म कारक की बात करते हैं ना भाई दोस्त, आप जानते हैं कर्म का शाब्दिक अर्थ प्रभाव। कर्म का मतलब होता है प्रभाव, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कर्म का मतलब प्रभाव है। मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर माना आपने कोई काम किया और आपके काम का प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपके काम से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा प्राणी या कोई दूसरा वस्तु प्रभावित हो रही है। काम मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे काम से प्रभावित आप हो रहे हैं। मैंने कहा ना, एक तो मैंने दीवार पर मुक्का मारा, मैं प्रभावित हुआ। एक मैंने आपके नाक पे घूसा मारा, आप प्रभावित होंगे ना। नाक आपकी टूटेगी कि मेरी? जहां पड़ेगा वही तो टूटेगा। मतलब मैंने काम किया, प्रभाव आप पर पड़ा, दैट मींस कर्ता कारक, खत्म। इतना लॉजिक याद रखिएगा। देखो साधारण सी मेरी बात यह है, मेरे कहने का मतलब यह है, अगर माना मैं ये कहता हूं मेरे पास एक कर्ता है, इस कर्ता ने कहा कि वो एक काम कर रहा है, मैंने कहा कर भाई, तू बड़ा कामी आदमी है, काम किया है। और इस कर्ता के आजू बाजू कोई एक प्राणी है या वस्तु है या पदार्थ कुछ भी है, इसने जब ये काम किया ना, तो दोस्त इस काम का पूरा प्रभाव पड़ा इस पर। और मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रभाव इस प्राणी में पड़ा है ना, इसे मैं या तो कहूंगा ऋणात्मक प्रभाव। इसमें या तो होगी ऋणात्मकता, नेगेटिविटी होगी, या तो मुझे पता चलेगा ही नहीं धनात्मकता है कि ऋणात्मकता है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि काम करने वाला जो व्यक्ति ने काम किया था, इस काम का प्रभाव इस व्यक्ति या वस्तु या प्राणी पर पड़ेगा। अगर ऐसा फिगर बन रहा है ना, तो सीधा सीधा अब विभक्ति अगर को लिखी है तो भी कर्ता कारक है, विभक्ति शून्य लिखी है मतलब कुछ भी नहीं है तो भी कर्म कारक है, अगर विभक्ति ने लिखी है तो भी कर्म कारक है। देखिए, ने विभक्ति कर्ता कारक होती है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, होती है। लेकिन अगर इस डायग्राम के आधार पर कहीं ने लिखा हुआ होगा, जहां पर कर्ता काम करता है, प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है, वहां पर वो ने भी कर्ता कारक नहीं माना जाएगा, उसे भी कर्म कारक होना मांगता है। बात समझ आई आपको? देखिए कैसे समझना, मेरे कहने का सीधा मतलब ये हुआ। आप जरा मेरे पहले एक बात सुना ध्यान से। अगर मैं ये बात कह दूं, मैंने माना ऐसा कोई सवाल लिखा है, मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने कहा माना शिकारी ने शेर मारा, मैंने सवाल ही कैसे लिखा है। अब देखो, अपन शिकारी का काम क्या है? इसका काम तो क्या है? बंदूक उठाए, ठाए, खत्म, काम खत्म। भैया शिकारी काम क्या कर रहा है? क्रिया क्या है? मारना। क्या शिकारी इस काम से प्रभावित हो रहा है? नहीं। अरे गोली तो इस बेचारे को लग रही है ना, इसका मतलब ये प्रभावित होने वाला प्राणी है, तो इसके काम का प्रभाव इस पर पड़ा है।
ऋणात्मकता है, जान से हाथ धो बैठ रहा है। अच्छा यहां तो नहीं लिखा है, तो अगर आप कर्ता ने कर्म को इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कारक पढ़ते हैं ना, इसका सीधा मतलब आप इसे कर्ता कारक कहेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। फिर मुंडी खो जाएंगे, गलत कैसे होगा, यहां तो नहीं लिखा है, उलझेंगे दोस्तों से। अरे तेरे को पता नहीं है कर्ता ने कर्म को, उसको पता है, वो आपसे अधिक समझदार है। वो कारक पढ़ता है प्रभाव के आधार पर, और आप कारक पढ़ते हैं विभक्ति के आधार पर। यही फर्क है आप और दोनों में। वो चयनित हो गया और आप विफल हो गए। कारण क्या है कि आप शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट पर चलता है ना। तो मेरे कहने का बेसिक सा मतलब है प्रभाव को ध्यान रखना है। मैंने कहा पिता ने पुत्र को बुलाया, भैया पिता का काम बुलाना है, आएगा तो बेटा ना, प्रभावित बेटा होगा। अच्छा बुरा प्रभाव मैं नहीं जानता। माना आपको सवाल लिख रहे, अध्यापक ने छात्र को डांटा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने आया है। अगर मैं ऐसे किसी को डांटू ना, इसका सीधा मतलब मेरी डांट का उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, कर्म कारक होगा कि नहीं। जितने भी ऐसे केस आपके पास है ना, बिल्ली ने चूहा मारा, बताओ, बिल्ली आई चूहा मार दिया, खत्म है ना कर्म कारक। तो ऐसे केस को आप कर्म कारक की संज्ञा देंगे, इस बात को आप गांठ बांध ले ठीक ढंग से। और भी इसमें केस है। एक बात मैं बताऊंगा, एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें मैं विभक्ति थोड़ी अटपटी लग रही है, क्यों आ रही है, बता रहा हूं। देखिए एक क्रिया होती है मारना, एक क्रिया क्या होती है, मारना। जैसे मैंने कहा मैंने उसको मार दिया। आप ये जानते हैं इस मारना क्रिया के, मेरे भाई हो मेरे दोस्तों, दो सेंस होते हैं। इसका एक मतलब होता है हत्या करना, मतलब किसी की जान लेना, और इसका एक सेंस होता है किसी को पीटना, है ना, धक्का मुक्की करना या किसी को पीटना, लाफे मारना, थप्पड़ मारना आदि। जब आपका भाव, जब आपके मारना क्रिया का सेंस हत्या करना होगा, तो आपको ने लिखना ही पड़ेगा। जब आपका सेंस ऐसा होगा तो आपको को लिखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर मैं यहां से नहीं हटा दूं, मैं लिखूं, ने भी लगा दूं, मैं लिखूं शिकारी ने शेर को मारा। देखना, अगर मेरा सवाल ऐसा होता ना, मैं ये लिखता कि भैया शिकारी ने, फिर मैं लिखता शेर को मारा, मैं ऐसा लिखता। इसका मतलब पता क्या है कि शिकारी गया शेर के पास, उसका कान पकड़ा, थुचुक 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 मार रहा है उसको। ये सेंस हुआ ना। को हटा दो, शिकारी ने शेर मारा, इसका मतलब खत्म मामला। अभी तब कहते हैं अरे यार देखो उस लड़के ने उस लड़के को थप्पड़ मारा। कभी ऐसे बोला आपने, शालिनी ने मोहन मारा, कभी ऐसे बोला? इसका मतलब शालिनी को पुलिस लेके जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, उसने हत्या की है मोहन की। मतलब ने अगर मारने क्रिया के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है विदाउट को के, इसका सीधा मतलब है मामला गड़बड़ है, मार दिया है, खत्म हो गया मामला। समझ रहे? इसलिए मेरी बात को याद रखना, प्रभाव के आधार पर चलिए दोस्तों, कारक तभी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करें तो ज्यादा बढ़िया से आपका काम चल सकता है। ठीक है, इसी कड़ी में आप तीसरे कारक की बात करते हैं, नंबर 3 पर अगर मैं चलाऊं आपको, तो उसे आप कह रहे हैं कर्ण कारक। देखो भाई दोस्तों, अगर कर्ण कारक की आप बात करते हैं ना, ये जो कर्ण कारक है, आप जानते हैं कि कर्ण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन होता है। साधन मतलब आपको कभी कोई काम अगर आपको करना हो ना, तो आपके पास एक नियत साधन होता है कि नहीं। मैं लिख रहा हूं, मेरे पास ये साधन है कि नहीं। अगर किसी कर्ता ने किसी काम का संपादन किसी साधन की सहायता से किया है, या क्रिया को वो किसी साधन की सहायता से संपादित कर रहा हो, दैट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंटल केस कहलाएगा। इसका नाम इंस्ट्रूमेंटल केस है अंग्रेजी में, मतलब इंस्ट्रूमेंट से होता है, साधन से होता है, कर्ण कारक कहलाएगा। कैसे? फिगर देखिए, देखो डायग्राम पर फोकस करना और इसी को याद करना, परिभाषा मत रखना, डायग्राम रखना। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास एक कर्ता है, चलिए हमने कर्ता को ले लिया, इस कर्ता ने कहा कि एक काम करना है, मैंने कहा आओ भाई करो, स्वागत है, इसने काम कर दिया। एक कर्ता कह रहा है कि मेरे पास एक साधन है, मेरे पास एक साधन है, मैं कोई भी काम करता हूं इसकी सहायता से करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं साधन ना दो प्रकार के होते हैं भाई, एक साधन होगा दृश्य साधन, मतलब जो आपको दिखता है, दृश्यव्य हो सकता है, और एक होगा अदृश्य साधन, जो आपको दिखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि साधन है कि नहीं। दृश्य साधन का मतलब मेरे हाथ में कलम है, दिख रही है ना, मैं चाकू उठाऊंगा, मैं कैंची उठाऊंगा, मैं गिलास उठाऊंगा, दिख रहा है ना, विजिबल है।
कुछ ऐसे साधन होते हैं जो दिखते नहीं है। लाइक मैं कहूंगा बुखार, मैंने कहा मैं बुखार से पीड़ित हूं, बुखार दिख रहा है नहीं ना। भूख, मैंने कहा भूख से बेचैन हूं, भूख साधन है ना बेचैनी का। जितने ऐसे साधन है जिसकी वजह से काम तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, साधन दिख नहीं रहा है, उसे भी आप करण कारक कह सकते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई काम किसी साधन की सहायता से हो रहा है, भले ही वो साधन ऐसा हो, भले ही वो साधन ऐसा क्यों ना हो, उसको करण कारक कहेंगे आप। इसमें विभक्ति से होती है, के द्वारा, के कारण, के माध्यम। मैं तो कहता हूं कभी कभार कुछ भी नहीं होगा, कभी कभार विभक्ति नहीं होगी, पर कारक उसको करण कहा जा सकता है कि नहीं। अरे मेरे प्यारे साथियों, देखना, अगर माना मैं ये लिखता, मैंने माना ऐसा लिखा होता, अगर मैं ये कहता बालक भूखो बेचैन है, मैंने कहा बालक भूखो बेचैन है, मुझे बताओ यहां तो विभक्ति है ही नहीं। उसने कहा बताओ कारक कौन सा है, हमने गुणा भाग किया, गुणाकार किया, भागाकार किया, क्रियाकर्ता कारक है। चटिया गए आप, ठीक से देखिए। अरे भाई साफ लिख रहा है, एक बालक है जो बेचैन है। क्यों बेचैन है? उसको लगी है भूख। तो बताओ भूख साधन है कि नहीं? मतलब एक वजह है भूख। अगर आपको भूख नहीं होती क्या आप बेचैन होते? नहीं मेरे यार, नहीं। इसका मतलब ये ऐसा साधन है जो अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, तब भी कर्ण कारक है। अगर मैं सीधा कह दूंगा मैंने हाथ से फल तोड़ा, साधन है। गिलास से पानी पे गिलास, साधन है कि नहीं? मैंने कहा पेंसिल से चित्र बनाया, साधन है। मैंने कहा चाकू से फल काटा, साधन है। वहां तो क्लियर साधन है कि नहीं? मैंने कहा रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा, साधन है। समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली, इंटरनेट से रिजल्ट देखा, ये तो प्रत्यक्ष साधन आपको दिख रहे हैं, पता है आपको। लेकिन बहुत जगह पर या बहुत स्थान में साधन ऐसा होगा जो अदृश्य होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, उसको भी ठीक से आपको देखना चाहिए। क्यों है? इसी कड़ी में आज के लिए जो अंतिम कारक मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो है संप्रदान कारक। अंतिम किस आज का संप्रदान कारक होगा। 4 फिर कल की वीडियो में कवर करूंगा, 4 आज आपको बताता हूं। अब जानते हैं कि संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हितपूर्ति। हितपूर्ति का मतलब अगर कोई काम आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के हित के लिए किया जाता है। आप चाहते हैं यार मैं काम इसके लिए कर रहा हूं, एक गरीब आदमी देखा, आपने कहा ये ले 10 रुपए खाना खा ले, आपने उसके लिए काम किया ना, उसके हित पूर्ति के लिए। जब कोई कर्ता किसी काम का संपादन किसी दूसरे व्यक्ति के हित पूर्ति के लिए करता है, दैट मीन्स ऐसे कारक को आप संप्रदान कारक की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चे देखना है, पर अगर मैं आपको ये कहूं, मान लो मेरे पास में एक कर्ता था, इस कर्ता ने कोई काम किया है, मायने इसने कोई क्रिया की है, ये लीजिए ऐसे, और इसके आसपास कोई दूसरा प्राणी था या व्यक्ति था या वस्तु था। इस आदमी ने यह काम किया इसके लिए, मैं चाहता हूं इसको पूरा मेरे काम का फायदा मिले, एडवांटेज मिले। अच्छा, अगर ये कर्ता ये क्रिया, इसे क्या मानेंगे? मानना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट। कर्ता और क्रिया के अलावा शेष वो चीज को कर्म कहते हैं, तो ये तो कर्म होगा। और जो क्रिया आपने की है, इस क्रिया का भी अपना एक कर्म होगा। इसका मतलब इस कारक में भैया कर्म दो होंगे। मैं कहूंगा कर्म नंबर 1, मैं कहूंगा कर्म नंबर 2। और दोस्तों जहां पर 2 कर्म होते हैं ना, ऐसी क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। और अगर द्विकर्मक क्रिया का केस कहीं पर भी बना हुआ है ना, तो आंख मीच करके उसको संप्रदान कारक कह दो। उसमें विभक्ति के लिए है तो भी ठीक है, उसमें विभक्ति को लिखी है तो भी ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको संप्रदान कारक कह दो, है कि नहीं भाई? अगर मैं ये लिखता, माना मैंने ऐसा लिखा होता, मैं कहता कि मां बालक को दूध पिला रही है, मैंने एग्जाम्पल ये लिखा होता कि भैया मां बालक को मैंने कहा कि दूध पिला रही है, ऐसा सेंटेंस लिखा है। अब समझो ना भैया, इसमें कर्ता कौन है? मां। काम क्या कर रही है? पिलाने का। क्या पिला रही है? दूध। इसको मानेंगे कर्म नंबर 1। किसको पिला रही है? बालक को। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब बताओ 2 कर्म है कि नहीं? और 2 कर्म है तो द्विकर्मक होगा कि नहीं? और अगर द्विकर्मक है तो ये जो को आपको दिख रहा है ना, ये कर्म कारक नहीं होगा, इसे होना मांगता है संप्रदान कारक। मेरे प्यारे साथियों, राम ने तुलसी के वास्ते जन्म लिया, संप्रदान कारक है। मैं घर के लिए सामान लाया, संप्रदान कारक है। मैंने मोहिनी को अपनी कलम दी,
संप्रदान कारक है। पिता ने पुत्र को लड्डू दिया, संप्रदान कारक है। अध्यापक ने छात्र को प्रोत्साहित किया या अध्यापक ने छात्र को इनाम दिया, संप्रदान कारक है। जहां पर हितपूर्ति वाला मामला आता है ना, या जहां पर द्विकर्मक वाला केस आता है, अगर क्रिया द्विकर्मक है तो ऐसे केस को हमेशा आप संप्रदान कारक की संज्ञा देंगे, है ना। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक ढंग से समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट, कोई संदेह होता है ना, प्लीज वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें। यार जब वीडियो अपलोड हो जाता है ना, उसके बाद अगर आपके कमेंट वीडियो पर आएंगे, एक तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे देख रहे हैं। और अगर आप वीडियो को प्रसारित कर दे तो ज्यादा अच्छा, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे ना, तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको ज्यादा निरंतरता के साथ पढ़ा पाऊंगा और मेरे अंदर ज्यादा उत्साह आएगा, है ना। अब 5-7 लोग देखेंगे तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ना। अगर आप इसको ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, प्रसारित तब करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, प्रसारित तब करें। प्रसारित समझ में नहीं आ रहा है या कंटेंट बुरा लग रहा है, सीधा कमेंट कर दे वीडियो पर, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। एटलीस्ट मैं सुधार तो करूंगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा कि मेरे कंटेंट में ये खराबी है, मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर गड़बड़ा रहा है, तो मैं इसमें सुधार करूंगा। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है, लेकिन कम से कम आप मुझे बताएं तो सही। अब आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं समझूंगा कैसे। फीडबैक देना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे आप प्लीज बताएं कैसे काम चल रहा है और क्या हमें सुधार आगे करने हैं, है ना। बाकी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ऑफलाइन बैचेस के लिए K2 क्लासेस में आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेस अभी कल से ही एक नया बैच मेरा स्टार्ट है दरोगा के लिए। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो प्रातः 9 से 12 की क्लास में बैठ सकता है। कल से बैच होना शुरू है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुलाकात होती है शाम को 6:30 बजे उत्कृष्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रश्नोत्तरी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।